ने न्याय विभाग तथा शासन विभाग को अलग करने की मांग उठाई थी तथा 1904 में इन्होंने ही अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विरोध किया था। तो सबसे पहले अगर मध्य प्रदेश में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विरोध किया था तो डॉक्टर हरि सिंह गौर ने किया था। डॉक्टर हरि सिंह गौर, जिनके नाम पर मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय बना हुआ है, जो कि सागर में 1946 में बना हुआ है। 1901 में ही इनके द्वारा न्याय विभाग और शासन विभाग दोनों को अलग अलग करने की मांग उठाई थी। और बात की जाए कि डॉक्टर हरि सिंह गौर का संबंध किस राज्य से है, तो डॉक्टर हरि सिंह गौर का संबंध हमारे मध्य प्रदेश राज्य से है। आगे बढ़ जाते हैं। इसी समय खंडवा के सुबोध सिंधु तथा जबलपुर के टाइम्स पत्रिका में स्वतंत्रता के लेख लिखे जाने प्रारंभ हो गए। धीरे धीरे हमारे मध्य प्रदेश में क्या है कि स्वतंत्रता आंदोलन से लोग जुड़ने लगे थे तथा उन्हें प्रेरित करने के लिए जो लेख लिखे जाने लगे, तो दो पत्रिकाएं थी, जिसमें कि सबसे एक पत्रिका थी जो कि खंडवा से प्रकाशित होती थी, जिसका नाम सुबोध सिंधु था, और दूसरी पत्रिका जो कि टाइम्स पत्रिका के नाम से जबलपुर से प्रकाशित होती थी। अब अगर डॉक्टर हरि सिंह गौर की आत्मकथा की बात की जाए कि इनकी आत्मकथा किस नाम से लिखी गई है, तो इनकी आत्मकथा 7 लाइव्स के नाम से इनकी आत्मकथा लिखी गई है। एक और बुक जो कि वर्ष 2020 में लिखी गई है, उस बुक का नाम है राम राज्य, जो कि फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा जी द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने अपने समाचार पत्र कर्मवीर के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का विस्तार किया। तो माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें कि हम एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने जिस पत्रिका का संपादन किया उस पत्रिका का नाम कर्मवीर था, और इसी पत्रिका के माध्यम से उन्होंने लेखों के द्वारा राष्ट्रीय चेतना का प्रचार प्रसार करने का बीड़ा अपने कंधों पर उठाया था। आगे बढ़ते हैं। कर्मवीर एक हिंदी पत्रिका थी। पत्रकारिता के पितृपुरुष माधवराव सप्रे की प्रेरणा से इसका पहला प्रकाशन जो था वह 17 जनवरी 1920 को जबलपुर से हुआ था। तो पत्रकारिता के पितृपुरुष किन्हें कहा जाता है, तो पत्रकारिता के पितृपुरुष माधवराव सप्रे जी को कहा जाता है, और इन्हीं की प्रेरणा से इसका जो पहला संपादन है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कर्मवीर पत्रिका का संपादन जबलपुर से किया, जो कि नवंबर 1922 तक यहीं जबलपुर से इसका प्रकाशन होता रहा, किंतु बाद में इसका प्रकाशन खंडवा से होना प्रारंभ हो गया। तो कर्मवीर जो पत्रिका थी उसके बारे में कि यह एक हिंदी पत्रिका थी, और इसको जो संपादन है या इसको चलाने की प्रेरणा अगर किसी व्यक्ति से मिली है तो वह थे जिन्हें हम पत्रकारिता के पितृपुरुष के नाम से जानते हैं, माधवराव सप्रे जी की प्रेरणा से डॉक्टर माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इस पत्रिका का संपादन कार्य प्रारंभ किया। सबसे पहले यह जबलपुर में इसका प्रकाशन होता था, परंतु 1922 के बाद में इसका प्रकाशन खंडवा से होना प्रारंभ हो गया। अब बात की जाए कि माधवराव सप्रे संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो यह भोपाल में स्थित है। और माखनलाल चतुर्वेदी जो समारोह है जो कि प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, यह कहाँ पर होता है, तो यह खंडवा जिले में होता है। आगे बढ़ जाते हैं। वर्ष 1906 में मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन, जो कि हम त्रिपुरी अधिवेशन के नाम से भी जानते हैं, तथा बाल गंगाधर तिलक की प्रेरणा से प्रेरित होकर 1915 में जबलपुर होम रूल लीग की स्थापना की गई या गठन किया गया। तो जबलपुर होम रूल लीग की गठन कब किया गया था, तो 1915 में किया गया था, और इससे पहले बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, और अब हम जो हमारा अगला आंदोलन है वह है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो कि 1 अगस्त 1920 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन के द्वारा इन्होंने एक बीड़ा उठाया था कि हम किसी भी प्रकार से अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन एक ऐसी घटना के बाद उन्हें स्थगित करना पड़ा इस आंदोलन को, जिसे हम चोरा चोरी हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। उस समय
एक पुलिस थाने में कुछ पुलिस वालों को रोककर क्रांतिकारियों द्वारा जिंदा जलाने की घटना से महात्मा गांधी जी काफ़ी आहत हुए और उन्होंने फरवरी 1922 में यह आंदोलन स्थगित कर दिया। मध्य प्रदेश के विक्टोरिया टाउन हॉल्स जो कि जबलपुर में है, वर्तमान में इसे गांधी भवन के नाम से जाना जाता है, में सर्वप्रथम दमोह निवासी प्रेमचंद उस्ताद ने झंडा लहराया था। तो विक्टोरिया टाउन हॉल में सबसे पहले किस व्यक्ति के द्वारा झंडा लहराया गया था? तो दमोह निवासी प्रेमचंद उस्ताद के द्वारा झंडा लहराया गया था। अगर प्रेमचंद उस्ताद की बात की जाए तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी द्वारा 10 बार हमारे मध्य प्रदेश का दौरा किया गया और जो उनका जो तीसरा दौरा था, उस समय जब ये तीसरे दौरे के समय जब 6 जनवरी 1921 को वे छिंदवाड़ा पहुंचे तो वहां उन्होंने असहयोग आंदोलन में मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं या मध्य प्रदेश की जनता है उन्हें बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया। अब बात आ जाती है कि मध्य प्रदेश का चक्रव्यूह किसे कहा जाता है या किस जिले को मध्य प्रदेश का चक्रव्यूह कहा जाता है? तो हरदा जिले को मध्य प्रदेश का चक्रव्यूह कहा जाता है। तो इस प्रकार हमारा असहयोग आंदोलन समाप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं और एक और हमारा सत्याग्रह है जिसे हम जानते हैं झंडा सत्याग्रह के नाम से। झंडा सत्याग्रह जो कि जबलपुर में 8 मार्च 1923 को हुआ था। अब बात की जाए कि झंडा सत्याग्रह को ही हम क्यों पढ़ते हैं, तो झंडा सत्याग्रह का जो कारण था वह कारण ये था कि वहाँ का पर जबलपुर में स्थित जो नगरपालिका भवन है उस भवन पर झंडा फहराने को लेकर अंग्रेजों और क्रांतिकारियों के मध्य विवाद हो गया था। लेकिन और जो अंग्रेज सरकार थी उन्होंने कुछ प्रतिबंध लगा दिए थे कि यहाँ नगरपालिका भवन पर झंडा नहीं फहराया जाएगा, परंतु फिर भी उस सरकारी प्रतिबंध की अवहेलना करते हुए सुंदरलाल शर्मा जी ने वहां नगरपालिका भवन पर झंडा फहराया और इसी के कारण उन्हें 6 माह का कारावास की सजा अंग्रेज सरकार द्वारा सुनाई गई थी। फिर इसके बाद में दोस्तों 18 अगस्त 1923 को ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश अधिकारियों ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे के साथ जुलूस निकालने की अनुमति क्रांतिकारियों को प्रदान कर दी थी। तो यह घटना होने के बाद इन्होंने इस चीज़ की परमिशन उन्हें दी थी, लेकिन झंडा फहराने की परमिशन फिर भी नहीं दी थी। उन्होंने बोला था कि शांतिपूर्वक आप झंडा लेकर अपनी रैली निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं और अगले सत्याग्रह की ओर बढ़ते हैं और अगला सत्याग्रह है घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह। घोड़ा डोंगरी जो कि वर्तमान में बैतूल जिले की एक तहसील है और यह सत्याग्रह की अगर बात की जाए तो यह 1930 में यह घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह हुआ था। अब अगर घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह का प्रमुख कारण क्या था, तो जो अंग्रेज अधिकारी थे उनके द्वारा आदिवासी क्षेत्रों पर कुछ हस्तक्षेप या आदिवासी क्षेत्रों में कुछ अतिक्रमण या हस्तक्षेप वाला जो कार्य किया जा रहा था उसका विरोध के कारण, उस चीज़ का विरोध करने के कारण घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह हुआ। और अगर इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता की बात की जाए तो इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता हैं द्वारिका प्रसाद मिश्र और लाला राम वाजपेयी इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता है। अब मुख्य लीडर इसके ये दोनों ही थे। परंतु अगर बात की जाए कि किस व्यक्ति का इस सत्याग्रह पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, तो गुंजन सिंह कोरकू जिनका इस सत्याग्रह पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों को चुनौती देने के लिए यह नेतृत्व में सम्मिलित हुए थे, किंतु बंजारे सिंह कोरकू इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता थे। तो जब गुंजन सिंह कोरकू और बंजारे सिंह कोरकू जब नेतृत्व कर रहे थे तो उस समय सबसे ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति ने इन्हें अंग्रेज सरकार को प्रभावित किया या हस्तक्षेप किया उनके कार्यों में, तो वह गुंजन सिंह कोरकू ही थे। अब कुछ वन लाइनर फैक्ट है जिन्हें हम जान लेते हैं कि अगर भारतीय राजनीति के चाणक्य की बात की जाए कि भारतीय राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है, तो भारतीय राजनीति जो कि वर्तमान भारतीय राजनीति है उसका चाणक्य पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को कहा जाता है। और अगर प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश की राजनीति का चाणक्य द्वारिका प्रसाद मिश्र जी को कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं।
मध्य प्रदेश के वर्तमान सिवनी जिले में जंगल सत्याग्रह की शुरुआत सेनापति ओखा लोहार द्वारा 1930 में प्रारंभ की गई थी। तो जंगल सत्याग्रह जिसकी शुरुआत ओखा लोहार द्वारा प्रारंभ की गई थी, और यह जो जंगल सत्याग्रह है यह नागपुर के समीप पचधार नदी के पास में टूरिया नामक गांव में प्रारंभ हुआ था, तथा इसका अगर मुख्य नेतृत्वकर्ता की बात की जाए, क्योंकि प्रारंभ तो ओखा लोहार द्वारा कर दिया गया था, सेनापति ओखा लोहार द्वारा, लेकिन इसका जो नेतृत्व करता है या इसके जो लीडर थे उसमें प्रमुख रूप से दुर्गा शंकर मेहता इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता रहे हैं। और यह टूरिया गांव में इस सत्याग्रह को किया गया था, इसी के कारण इसे टूरिया जंगल सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार हमारा घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह और जंगल सत्याग्रह यहाँ समाप्त होता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें कि हम नमक सत्याग्रह के बारे में बात करेंगे। नमक सत्याग्रह अगर कहाँ पर हुआ था और क्या तिथि थी, तो यह जबलपुर से प्रारंभ हुआ था। और अगर प्रारंभ की तिथि की बात की जाए तो 6 अप्रैल 1930 को यह सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक की यात्रा की थी और उन्होंने दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था, उसी से प्रेरित होकर हमारे मध्य प्रदेश में भी जबलपुर में 6 अप्रैल 1930 को यह आंदोलन प्रारंभ किया गया। और अगर कारण की बात की जाए तो वही के पूरे अंग्रेजों ने सभी उत्पादों पर अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन भारतीय स्वावलंबी होना चाहते थे और उन्होंने नमक कानून बनाकर उस कानून की अवहेलना कर दी थी। अगर इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता की बात की जाए तो सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। एक महत्वपूर्ण बात जिसमें कि सिवनी जिले के दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक में नमक बनाकर सिवनी में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी, तथा इसके अलावा खंडवा, सीहोर आदि जिलों में भी इसका विरोध किया गया। तो शुरुआत यहाँ सिवनी जिले से हो गई थी दुर्गा शंकर मेहता जी द्वारा, लेकिन इसका जो मुख्य प्रारंभ है इस चीज़ को प्रारंभ करने का वह जबलपुर से किया गया। और इसके अगर नेतृत्वकर्ता की बात की जाए तो सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला जो सत्याग्रह है या अगला जो घटना है उस घटना के बारे में हम जानते हैं। तो वह घटना थी पंजाब मेल हत्याकांड। पंजाब मेल हत्याकांड जो कि खंडवा जिले में हुई थी और यह 23-24 जुलाई 1931 के समय की यह बात है। तो इसमें क्या हुआ था पंजाब मेल हत्याकांड में, तो आइए जानते हैं। दमोह निवासी वीर यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी, दलपत राव ने नई दिल्ली से मुंबई जा रही पंजाब मेल जो रेल है उसमें बैठे अंग्रेज अधिकारी हेक्सल, मेजरसान और उसके एक पालतू कुत्ते की हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण इन तीनों पर मुकदमा चलाया गया और 10 अगस्त 1931 को क्रांतिकारियों के विरुद्ध खंडवा की अदालत में मुकदमा चला। और इसके परिणाम स्वरूप अगर बात की जाए तो 11 दिसंबर 1931 को जबलपुर में यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी को फांसी की सज़ा दे दी गई तथा जो दलपत राव थे उन्हें काला पानी की सज़ा सुनाई गई। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं तो अगला जो नरसंहार है वह है सोहावल का नरसंहार। सोहावल नरसंहार की अगर बात की जाए तो यह 19 जुलाई 1938 को प्रारंभ हुआ था और अगर स्थान की बात की जाए तो यह सतना जिले के हिनौता नामक ग्राम में इसकी शुरुआत की गई थी। अब अगर इसके नेतृत्वकर्ता की बात की जाए तो इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता लाल बुद्ध प्रताप सिंह थे। आगे बढ़ते हैं। सोहाबल रियासत में ब्रिटिश शासन के विरोध में एक आम सभा आयोजित की जा रही थी, जिसमें कि मांजन गांव के समीप ब्रिटिश सैनिकों ने लाल बुद्ध प्रताप सिंह, रामाश्रय गौतम और मंधीर पांडे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो सोहावल रियासत के जो वहाँ के जो निवासी थे उनके द्वारा ब्रिटिश शासन के विरोध में एक सभा का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें कि जो कि मांजन नामक गांव में अंग्रेजों द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसमें कि लाला बुद्ध प्रताप सिंह, रामाश्रय गौतम और मंधीर पांडे जी की गोली लगने के कारण मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं।
इसी कारण इसे मांजन गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मांजन नामक स्थान पर यह घटना हुई थी और इसी कारण से मांजन गोली हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि रीवा का जो चावल सत्याग्रह है वह किस प्रकार हुआ और इसके कौन कौन से नेतृत्वकर्ता थे। तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह रीवा का चावल सत्याग्रह है, तो स्थान हमारा रीवा हो जाएगा। और अगर तारीख की बात की जाए तो 28 फरवरी 1947 को जो कि रीवा का चावल सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। अब अगर इसके नेतृत्वकर्ता की बात की जाए तो इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता हैं त्रिभुवन तिवारी, भैरव प्रसाद और उर्मलिया। यह तीनों इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता थे। आगे बढ़ते हैं। रीवा राज्य में जबरिया लेम्भी वसूली के विरोध में रीवा राज्य के सैनिकों द्वारा नेतृत्वकर्ताओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो रीवा राज्य में पहले एक टैक्स चलता था जिसे कि जबरिया लम्भेही टैक्स के नाम से जाना जाता था, और जब इसका नेतृत्वकर्ताओं द्वारा इसका विरोध किया गया तो सैनिकों द्वारा उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसे ही हम रीवा का चावल सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। अब अगर बात की जाए कि रीवा और सतना का शेर किसे कहा जाता है, तो रीवा और सतना का शेर पद्मधर सिंह को कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं और अब हम जो हमारा अगला आंदोलन है वह है कांग्रेस अधिवेशन। तो कांग्रेस अधिवेशन की बात की जाए कि मध्य प्रदेश में सबसे पहला कांग्रेस अधिवेशन कब किया गया था, तो मध्य भारत में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन या सम्मेलन नागपुर में 1891 में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता पी आनंद चार्लू द्वारा की गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि नागपुर जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, तो यह मध्य प्रदेश का पहला सम्मेलन कैसे हो गया, क्योंकि आज़ादी से पहले जो कुछ मराठी भाषी क्षेत्र थे जिसमें कि नागपुर भी सम्मिलित था, वह हमारे मध्य प्रदेश का ही एक हिस्सा था। इसीलिए हम इसे मध्य प्रदेश का पहला जो कांग्रेस का पहला जो सम्मेलन है वह हम नागपुर सम्मेलन को ही कहते हैं, जो कि 1881 में प्रारंभ किया गया था। इसके बाद अगर बात की जाए तो जो दूसरा मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह 29 जनवरी 1939 को त्रिपुरी, जिसे कि हम त्रिपुरी अधिवेशन या वर्तमान में जबलपुर में कांग्रेस का 52वां अधिवेशन आयोजित किया गया था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की, किंतु महात्मा गांधी जी के वैचारिक मतभेद होने के कारण उन्होंने बाद में अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसका अध्यक्ष बनाया गया। तो यह मुख्य रूप से चर्चा में भी इसी कारण है क्योंकि इसके पहले इसके जो अध्यक्ष थे वह सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे, लेकिन वैचारिक मतभेदों के कारण इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसके अध्यक्ष बाद में बने थे। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुए इस आंदोलन के चौथे दिन 12 अगस्त 1942 को बैतूल के प्रभास पाटन बाजार में आंदोलनकारी भीड़ ने पुलिस वालों की वर्दी उतारकर उन्हें खादी वस्त्र धारण करवाए थे। तो अब प्रश्न ये बनता है कि किस जगह पर पुलिस वालों की वर्दी उतारकर खादी वस्त्र धारण करवाए थे, तो यह बैतूल जिले के प्रभास पाटन जो बाजार है उस बाजार में आंदोलनकारियों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। और अगर इसके मुख्य नेता या नेतृत्व इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे उनकी बात की जाए तो वह थे शहीद महादेव तेली, जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। और यह कब की घटना है, तो माफ कीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने के 4 दिन बाद, जो कि 12 अगस्त 1942 की यह घटना है। आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में मंडला में जुलूस तथा सभा आयोजित की गई, जिसका नेतृत्व 19 वर्षीय छात्र वीर उदयचंद द्वारा किया गया था। और इस सभा में पुलिस की बर्बरता से गोली चलाई, जिसके कारण वीर उदयचंद शहीद हो गए। तो जो मंडला में जो जुलूस आयोजित किया गया था, जो सभा आयोजित की गई थी, उसके मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो वीर उदयचंद इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता थे, जो कि एक 19 वर्षीय छात्र थे। परंतु इस आंदोलन पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक गोलीबारी के कारण वीर उदयचंद की वहीं पर मृत्यु हो गई और वह शहीद हो गए। आगे बढ़ते हैं और अब हम
जानते हैं कुंवर चैन सिंह के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश के पहले शहीद का दर्जा इन्हें प्राप्त है। तो कुंवर चैन सिंह की बात की जाए तो कुंवर चैन सिंह मध्य प्रदेश की नरसिंहगढ़ रियासत, जो कि राजगढ़ की एक तहसील है, वहां की रियासत के राजकुमार हुआ करते थे। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भोपाल के तत्कालिक नवाब से समझौता कर सीहोर में 1000 सैनिकों की छावनी स्थापित की, जिसके एजेंट मैडॉक को बनाया गया था। तो 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किसके साथ समझौता कर लिया गया था? तो भोपाल के जो तत्कालिक नवाब थे उनसे इन्होंने समझौता कर लिया था और सीहोर में 1000 सैनिकों की टुकड़ी की छावनी यहाँ पर इन्होंने बना दी थी। और उस छावनी का जो एजेंट था या मुख्य लीडर था वह था मैडॉक। आगे बढ़ते हैं। इसे ही जो मैडॉक थे उसे ही नरसिंहगढ़, खिलचीपुर और राजगढ़ रियासत के राजनीतिक अधिकार सौंपे गए थे, जिसे कुंवर चैन सिंह ने गुलामी की निशानी मानते हुए अस्वीकार कर दिया। तो गुलामी की निशानी मानते हुए जो अंग्रेजों के अधिकार थे वह किसने मानने से मना कर दिए थे? तो कुंवर चैन सिंह द्वारा इसे मना कर दिए थे। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों से मुठभेड़ के लिए कुंवर चैन सिंह 24 जून 1824 को अपने 2 विश्वसनीय साथी सारंगपुर निवासी हिम्मत खां और बहादुर खां सहित 43 सैनिकों के साथ यह सीहोर पहुंच गए। और जब अंग्रेजों से यह संघर्ष कर रहे थे तो सीहोर के दशहरा बाग मैदान में हिम्मत खां, बहादुर खां सहित कुंवर चैन सिंह शहीद हो गए। इसी के कारण कुंवर चैन सिंह को मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद होने का दर्जा प्राप्त है और इन्हें ही मध्य प्रदेश के मंगल पांडे के नाम से जाना जाता है। नरसिंहगढ़ में परशुराम सागर के पास कुंवरानी जी का मंदिर इन्हीं की स्मृति में बनाया गया है। तो अगर बात की जाए कि कुंवरानी जी का मंदिर कहाँ पर बनाया गया है तो नरसिंहगढ़ में यह बनाया गया है। अब दोस्तों हमारा एक और जो आंदोलन है वह रह गया है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। चरण पादुका नरसंहार, जिसे कि मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। तो जो चरण पादुका नरसंहार है, अगर उसकी बात की जाए तो वह 14 जनवरी 1931 को, जिस दिन हम मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं, उसी दिन यह घटना घटी थी। और अगर बात की जाए कि किस स्थान पर यह घटना घटी थी तो उर्मिल नदी के तट पर सिंहपुर चरण पादुका के मैदान में, जो कि वर्तमान समय में छतरपुर में पड़ता है, वहां पर एक आम सभा हो रही थी, जिसमें कि जो अंग्रेज एजेंट थे जो कि कर्नल फिशर के नाम से जाने जाते थे, उनके द्वारा या उनके आदेश पर गोलियां चलाई गई, जिसमें कि 21 आंदोलनकारियों की मृत्यु हो गई तथा 26 आंदोलनकारी उसमें घायल हो गए। और इसी के कारण इसे हम मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा देते हैं, क्योंकि जब जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में है वहाँ हत्याकांड हुआ था, तो उस समय उसके नेतृत्व जो किसके आदेश पर अगर गोलियां चलाई गई थी तो जनरल डायर के द्वारा या जनरल डायर के आदेश पर यहाँ गोलियां चलाई गई थी। तो अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कर्नल फिशर के आदेश पर यहाँ गोलियां चलाई गई थी। इस हत्याकांड के बाद 1939 में बुंदेलखंड कांग्रेस समिति की स्थापना की गई, जिसके अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो राम सहाय तिवारी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। अब कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। तो वर्ष 1978 में तत्कालिक रक्षा मंत्री जगजीवन राम द्वारा चरण पादुका बलिदान स्थल स्मारक का शिलान्यास किया गया। उसकी नींव किसके द्वारा रखी गई? चरण पादुका बलिदान स्थल पर स्मारक की नींव तत्कालिक रक्षा मंत्री जगजीवन राम द्वारा रखी गई और उसका उद्घाटन 14 जनवरी 1984 को तत्कालिक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी द्वारा किया गया था। तो दोस्तों आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। कल हमारा अंतिम लेक्चर रहेगा, जिसमें कि हम हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास को समाप्त कर देंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।